नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ प्रांशु दादा फिर से जुड़े हैं और हम दोनों ये जो मैं कॉन्सेप्ट दिया हूँ मैन एज ए मॉलिक्यूल, तो इस कॉन्सेप्ट को हम दोनों डिस्कस करना चाहते हैं। बेसिकली प्रांशु दादा मुझसे इस कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा डिटेल्स में समझना चाहते हैं, तो यही है आज का विषय। और इस समझने समझाने के दौरान जो आप लोग सुनेंगे चर्चा, शायद उससे आप लोगों को भी कोई बेनिफिट होगा। एक्चुअली प्रांशु दादा से मैंने कुछ देर पहले वही डिस्कस कर रहा था कि आपका मतलब बैकग्राउंड क्या है एजुकेशन का, तो बताया कि मेरा बैचलर ऑफ आर्ट्स है। तो एक आर्ट्स के स्टूडेंट को या व्यक्ति को समझाने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसके लिए ये एटम्स की बात, एनर्जी की बात, एटम्स में फिर इलेक्ट्रॉन्स की बात, फिर बेंजीन रिंग और थोड़ा टफ हो जाता है दादा, क्योंकि बेंजीन रिंग आप तब पढ़ना शुरू करते हैं मेरे टाइम पे जब हम लोग इंटर में चले जाते थे। ओके। तो 10th तक आप एटम्स के बारे में सुनते होंगे, मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल है, सिंगल अगर फॉर्म में है लाइक हाइड्रोजन, एक सिंगल फॉर्म में है तो एटम हो गया। 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे ही 2 हाइड्रोजन एक दूसरे से रिएक्ट करके अटैच हो जाता है तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। चाहे वो सेम एटम हो चाहे डिफरेंट एटम हो, तो उसको मॉलिक्यूल बोल देते हैं। ठीक है दादा। और 2 एटम अटैच कैसे होते हैं, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का या तो शेयरिंग होता है या आदान प्रदान हो जाता है, या एक ही एटम कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर देता है। इस तरीके से आपस में एक बॉन्डिंग बनता है। ठीक है दादा, थोड़ा सा बोरिंग तो नहीं कर रहा हूँ आपको? नहीं। हाँ, सही आप। तो ये 10th क्लास तक ये सब बेसिक केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा। अब शायद अब 25-30 साल हो गया तो नहीं दादा, वो सब सुना ही है। साइंस वाइंस के बारे में तो जैसे आपने कभी बता दिया, कोई और साथी हुआ उसने जो बता दिया, तो वो जो सुनी सुनाई बातें हैं बस वही है जो कभी कभी सुनने को मिलती है। हाँ, लेकिन दादा हम लोग अपने टाइम पे भी 10th तक ये सब पढ़ते थे, तो आप भी चूंकि ग्रेजुएट हैं तो ये सब 10th तक तो पढ़े ही होंगे। लेकिन ये नहीं दादा, हाँ। हमारे पास वहाँ साइंस का था ही नहीं ना कुछ भी। वहाँ पे सब्जेक्ट थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, इंग्लिश या संस्कृत, और 10th तक थोड़ा सा मैथ्स था। 10th तक मैथ्स भी थी, और वो हम सभी लोगों की इसमें हालत खराब होती थी मैथ्स में। तो दादा बाद में मुझे पसंद आने लगी थी, तो इसमें साइंस का कुछ नहीं था उसमें। तो 10th बोर्ड कब दिए आप? 88 में। 88? हमने दिया है 91। तो दादा 88 में भी पता नहीं यूपी में नहीं पढ़ाते थे क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं दादा, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। बताए तो आपको सब्जेक्ट बता तो दिए। हाँ, मैं मेरा सब्जेक्ट मैं बता दे रहा हूँ आपको। मेरा था 9th में हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, सिविक्स, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। अच्छा, मतलब यूपी में पढ़ रहे थे? संस्कृत और इंग्लिश में ऑप्शन था कि आप क्या लेंगे, तो मैंने इंग्लिश ली थी। तो ये यूपी बोर्ड की बात है या कहाँ पढ़ रहे थे? यूपी बोर्ड। गजब। हम मतलब बिहार बोर्ड में पढ़े हैं, और मुझे याद है कि हम मतलब 7 या 8 क्लास से पढ़ना कुछ शुरू कर दिए थे, विज्ञान पढ़ते थे, और उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का देखी बुक या 2 बुक ऐसा हो जाता था। तो हम लोग 8-9 से पक्का पढ़े हैं, मैं तो क्लियर याद है। हाँ, तो आप पढ़े होंगे, लेकिन मैंने जो सब्जेक्ट आपको बताए वही पढ़े। उसमें कहीं कोई है इनका तालमेल, कहीं है कवर होते हैं ये? नहीं, जो मैंने सब्जेक्ट बताया आपको। जब आप केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल भी टच नहीं किए हैं, मतलब एटम्स का नाम भी नहीं सुने होंगे आप तो। हाँ, एटम का बाद में नाम सुना है, ये अभी नाम लेकिन सुना है। स्कूल में तो नहीं सुने ना, 10th क्लास तक नहीं सुने जैसा आप बता रहे हैं। नहीं, 10th क्या, मेरा इंटरमीडिएट में वही सब्जेक्ट थे और ग्रेजुएशन में भी सेम सब्जेक्ट थे। हाँ। सोशियोलॉजी, सिविक्स एंड हिस्ट्री। अच्छा, तो दादा फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि आपको बताया एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। वो चारों तरफ घूमते हैं। ये मोटा मोटी हो गया एटम का स्ट्रक्चर।
एक एटम दूसरे एटम से इसलिए रिएक्शन करता है क्योंकि एक एटम का आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब यहाँ तक चलता है। उसके बाद जब हम एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को एक ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करने का लॉजिक ये है कि जैसा हमारा ह्यूमन बॉडी में बेसिकली 2 ही चीज है, मास और एनर्जी। जो भी चीज आप हाथ से टच कर सकते हैं या माइक्रोस्कोप से देखना चाहें तो देख सकते हैं। जो कुछ भी हमको मास फॉर्म में दिखाई देता है उसको मास समझ लीजिए, और जो चीज वेव फॉर्म में है वो उसको आप एनर्जी समझ लीजिए। जैसे लाइट से हमको जो एनर्जी आती है वो एनर्जी फॉर्म है। ठीक है दादा? सही। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट में क्या है कि इसमें चारों तरफ एटम्स हैं। जो मैं बेंजीन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, उसमें चारों तरफ एटम है और उसके सेंटर में बेंजीन रिंग बनता है। वो बेंजीन रिंग बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉन्ड है। जो कार्बन एटम अंदर में होते हैं उसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं और उसे एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है दादा? वो एक सर्किल आप इमेजिन कीजिए या एक स्फीयर इमेजिन कीजिए, उस टाइप का एक सर्किट बन जाता है। और उसी सर्किट को, जैसे कि चारों तरफ एटम हो गए, एटम को मैंने मास सपोज कर लिया और सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसको एनर्जी सपोज कर लिया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोस्टली एनर्जी ही है। उसमें मास भी होता है लेकिन वो उसका मतलब वेव और पार्टिकल ड्यूअलिटी वाला जो एक कॉन्सेप्ट है कि एक ही चीज वेव फॉर्म में भी है, मतलब एनर्जी फॉर्म में भी है, मास फॉर्म में भी है। तो इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसे सपोज कीजिए जैसे हम लोग गांव में होली खेलते थे, तो आपको याद होगा कपड़े को किरासन तेल में डुबो के एक रस्सी से बांध के घुमाते थे, याद है? दादा उतना तो याद नहीं है लेकिन समझ सकते हैं इस चीज को आप बता रहे हैं। चाहे आकाश से जब तारा टूटता है तो टूटते हुए तारे को आप देखे होंगे कभी। हाँ। उसका जो नीचे वाला पोर्शन रहता है वो ज्यादा लाइट होता है, ज्यादा मतलब चमकता है, और उसके पीछे में एक पूंछ के जैसा पीछे से रहता है। हाँ। तो उसी तरीके का इलेक्ट्रॉन को भी समझिए कि उसका आगे वाला पोर्शन थोड़ा मास फॉर्म में रहता है, पार्टिकल फॉर्म में रहता है, पीछे में पूंछ जैसा वो एनर्जी फॉर्म रहता है। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन को मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया। तो बेसिकली वो सेंटर वाला पार्ट में एनर्जी मैं सपोज कर रहा हूँ बेंजीन रिंग को। तो हमारा बॉडी भी कुछ इसी तरह का एक मास और एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, लेकिन हमारे अंदर चाहे इस बेंजीन मॉलिक्यूल में जैसे वो एनर्जी मतलब उसका एक सिस्टम है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि रैंडम है, कुछ भी हो रहा है। हमारा बॉडी में भी एक सिस्टम है जिसको हम नर्वस सिस्टम बेसिकली बोलते हैं। नर्वस सिस्टम में हमारा इलेक्ट्रॉन सर से लेकर पैर तक मूव होता है, वो एक सिस्टमेटिक वे में मूव होता है। ऑफ कोर्स उसके पीछे हमारा हार्ट भी काम कर रहा है, लंग्स भी काम कर रहा है, ब्रेन भी काम कर रहा है। ये सब कुछ मिला जुला के उस सिस्टम को फंक्शन करवाने में हेल्प करता है। तो ये जो हमारे अंदर नर्वस सिस्टम हुआ, चाहे हार्ट का जो फंक्शनिंग हो रहा है, पूरा ब्लड पूरा बॉडी में जा रहा है, तो इससे जो एक सर्किट, एक सिस्टम बन रहा है, उस सर्किट को ही मैं सोल से कंपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब हमारे अंदर सोल से, हाँ, हमारे अंदर जो एनर्जी का एक सिस्टम है उसको मैं एनर्जी और चेतना को आप क्या एक ही मानते हैं या अलग अलग मानते हैं? दादा, चेतना को मैं एनर्जी का ही एक शटल, मतलब सबसे सूक्ष्म स्तर का एनर्जी समझ रहा हूँ। हाँ, चेतना को एनर्जी का सबसे सूक्ष्म स्तर का एनर्जी, सूक्ष्म स्तर मतलब बहुत ही माइक्रो लेवल का एनर्जी मैं समझता हूँ कि चेतना भी एक तरह की एनर्जी है। तो यानी कि वो एनर्जी बहुत डिम है? डिम नहीं, हाँ, माइक्रो लेवल, जैसे कि सूक्ष्म स्तर, जैसे कि एटम्स को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, या और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो जिसको देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा पावरफुल्ली, मतलब क्या उसको बोलेंगे, उसके अच्छा, मतलब वो बहुत सटल है। हाँ, पर
डिम वाली बात नहीं है, मतलब कि सटल है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा शटल है, सूक्ष्म जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत तो छोटा। यानी कि आप चेतना को एनर्जी ही मान रहे हैं इसका मतलब। हाँ, सूक्ष्म स्तर की एनर्जी, क्योंकि एनर्जी के बाद स्पेस हो जाता है दादा। स्पेस, एनर्जी और मास, ये तीन चीज मैं समझता हूँ। तो ये दादा दो नाम क्यों दिए हैं, चेतना और ऊर्जा? अगर ये एक ही चीज होती तो उसको कहता सूक्ष्म ऊर्जा, जैसे कि मन को कहता है सूक्ष्म शरीर और बॉडी को कहता है स्थूल शरीर। तो भाई ये चेतना और ऊर्जा, ये दो नाम देने की क्या जरूरत थी फिर? क्या लगता है आपको? दादा इसको मैं यही कहूंगा कि बस पुराने जमाने के लोग, उनको लगा कि चेतना कुछ और है और उसका एनर्जी से कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम एनर्जी को कुछ और बोल देते हैं, चेतना को और बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे मॉडर्न साइंस इस चीज को ऑब्जर्व कर चुका है कि इस ब्रह्मांड में बस तीन ही चीज है, मास है, एनर्जी है और स्पेस है। मास, एनर्जी और स्पेस। स्पेस मीन्स जहाँ कुछ भी नहीं है, एनर्जी का कोई एक ट्रेस भी नहीं मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं मिलेगा, ना फोटोन मिलेगा, कुछ भी नहीं है उस जगह पे, ना क्या बोले, तो मतलब ये जो दो पेड़ों के बीच की दो पेड़ जो खड़े हुए हैं, वो स्पेस, उसको नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं, उसको नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो स्पेस का मतलब क्या हुआ फिर? ये नहीं हुआ जो जहाँ पर ये सारा जो है खाली जगह है, जिसकी वजह से बाकी सारी चीजों का एग्जिस्टेंस है? नहीं, स्पेस में दादा क्या होता है, जैसे कि आप इस धरती की बात कर रहे हैं ना, दो पेड़ के बीच में, तो दो पेड़ के बीच में हवा है और हवा में बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। हवा किसमें है? हवा किसमें है? हवा में नहीं, हवा किसमें है? वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है? क्या कौन? हवा स्पेस में है दादा, जैसे ये पूरा अर्थ स्पेस में है। हाँ, तो वही हम बोल रहे हैं, तो हवा भी स्पेस में है, तो ये जो है पेड़ पौधे, ये स्पेस में नहीं है? हाँ, स्पेस की वजह से नहीं है? पेड़ पौधे भी स्पेस में है। हाँ, तो फिर आप बोल रहे हैं कि जहाँ पर स्पेस को आप बोल रहे हैं कि वो जगह है कि जहाँ पर ना ऊर्जा है, तो ये कैसे? मतलब कि ये अगर यहाँ पर, तो हमको ऊर्जा मालूम पड़ रही है ना, और ये भी स्पेस भी आप बता रहे हैं कि वो स्पेस भी, जैसे पानी जो एग्जिस्ट कर रहा है वो स्पेस की वजह से ही एग्जिस्ट कर रहा है ना? नहीं, स्पेस में पानी है दादा, और मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। जैसे कि धरती और चांद के बीच में जब आप ट्रेवल करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का और मून का लगभग बराबर हो जाएगा, जहाँ पे आप फ्री फ्लो हो सकते हैं, मतलब आपका वेटलेस हो जाएंगे। और उस जगह पे मतलब हवा तो शायद 500 मीटर की दूरी पे या 1000 मीटर की दूरी पे, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा कितने दूरी पे, वहां पे हवा खत्म होना शुरू हो जाएगा, हवा खत्म हो जाएगा। और मून पे तो हवा है नहीं। आप समझ रहे हैं ना, मैं उस जगह को बोल रहा हूँ जहाँ पे हवा नहीं है और ना ही एनर्जी वहां पे मूव कर रहा है। हाँ, स्पेस में एनर्जी मूव करेगा, जैसे कि सन की एनर्जी मून पे भी जा रही है, अर्थ पे भी आ रहा है, तो एनर्जी तो मूव करेगा। तो वो स्पेस में एनर्जी मूव कर रहा है, लेकिन बिना एनर्जी का भी एक जगह हो सकता है, उस जगह को मैं स्पेस बोल रहा हूँ। जैसे कि, और मैं आपको क्लियर करूँ, एक एटम में जो सेंटर पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है, और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में क्या है, वो स्पेस है, उसको मैं स्पेस बोल रहा हूँ। तो ये जो न्यूक्लियस का जो अपना एक्सिस्टेंस है जहाँ पर, तो वो जो है वो एक्सिस्टेंस कहाँ पे है? किसकी वजह से? स्पेस में है दादा। वजह का मतलब आप क्या पूछना चाहते हैं? तो फिर दो चीज के बीच में आप फिर क्यों ऐसा करके ये कर रहे हैं कि वो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच में वो स्पेस है और बाकी दोनों न्यूक्लियस भी स्पेस के अंदर है? दादा, स्पेस का मतलब वो पॉइंट जहाँ पे ना तो कोई एनर्जी है, ना कोई पार्टिकल है, ना मास है, ना एनर्जी है, उस जगह को स्पेस बोल रहा हूँ। उस स्पेस में मास और एनर्जी दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ।
वो दोनों एग्जिस्ट नहीं करता है। वो एग्जिस्ट कर रहा है, स्पेस में मास और एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ मास और एनर्जी स्पेस में ही उपस्थित है, उसी स्पेस में प्रेजेंट है, ये मैं बोल रहा हूँ। अभी आप बोल रहे थे कि स्पेस वो जगह है जहाँ पर मास और एनर्जी नहीं है। समझ नहीं आ रही मेरे को भैया, मैं गलत समझ रहा हूँ, क्या हुआ? नहीं, स्पेस, अभी आपने ऐसा बोला। हाँ, स्पेस का मतलब खाली जगह, कहने का मतलब सिंपल वे में खाली जगह को स्पेस हाँ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, उसी खाली जगह में एटम्स भी है, मोलिक्यूल्स भी है, बड़ा से बड़ा बॉडी भी है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, वो सब स्पेस की, वो सब जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो स्पेस की वजह से ही कर रहे हैं ना। हाँ, स्पेस में है, वजह नहीं बोलेंगे, स्पेस में सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। चाहे वो नहीं, अगर स्पेस नहीं होगा तो ये लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या? यानी कि फैलने के बाद स्पेस अगर ना हो तो ये फिर एग्जिस्ट कैसे करेंगे? मैं ये पूछ रहा था। नहीं, ऑफकोर्स स्पेस में ही रहेंगे ये लोग। स्पेस नहीं होगा तो फिर ये लोग कैसे होंगे? स्पेस तो चाहिए। हाँ, तो वही तो मैंने कहा ना दादा। हाँ, वही मैं कह रहा था। हाँ, चलिए, तो और फिर हाँ दादा, ये जो है ना, ये भाई, ये पूरी साइंस की अगर बात आएगी ना तो अपने कोई खास पल्ले पड़ेगी नहीं। हाँ, तो दादा अब हम चलते हैं अध्यात्म की ओर ना। हाँ, हाँ, तो हाँ, तो इससे जो है आप अध्यात्म को, हाँ, तो पहली बात तो ये है कि चेतना, और नहीं, अंग्रेजी में भी कॉन्शियसनेस और एनर्जी दो वर्ड है। हाँ, दो वर्ड है, लेकिन हम बोल सकते हैं ना, कॉन्शियसनेस इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सेंटेंस बना सकते हैं ना। कॉन्शियसनेस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ, और एनर्जी जो है वो जो है, एनर्जी जो है वो तो इनमें होती है, पदार्थों में। ये क्या मतलब हुआ? पदार्थों में एनर्जी होती है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म हैं, लाइक साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। तो वो पदार्थ है कि नहीं दादा? पदार्थ है कि नहीं? वो पदार्थ का एक फॉर्म है, सटल फॉर्म है एनर्जी। हाँ, हाँ, वो मैं कह रहा हूँ कि ये जो कुछ भी क्रिएट हुआ, इतना कुछ, ये बेहतरीन डिजाइन जो है, इसके पीछे क्या कोई सोच रखने वाली शक्ति नहीं इसका अंदाजा लगता? या इस वो नहीं जाता कि भाई इन सारी इतनी जबरदस्त जो क्रिएशन है, सब इतनी व्यवस्थित तौर पे चल रही है, इसके पीछे कोई चेतना हो, ऐसा नहीं ये आती है दिमाग में बात? दादा, इसको मैं ऐसे कहूंगा कि इसके पीछे एक इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, कि एक जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी एक इंटेलिजेंस है, पार्टिकल को या इतने बड़े बड़े बॉडी को पकड़ के रखने का। तो इसको एक इंटेलिजेंस बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंट फोर्स काम कर रहा है, और उस इंटेलिजेंट फोर्स को एक ह्यूमन फॉर्म में कोई व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है। आपका मतलब अगर ये है, या कोई बहुत बड़ा, नहीं, चेतना की बात कर रहा हूँ मैं। ह्यूमन तो मैंने नाम नहीं लिया आपको। हाँ, तो ठीक है, चेतना की बात की है। हाँ, तो मैं भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि एक इंटेलिजेंट फोर्स काम कर रहा है, इस चीज को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और अध्यात्म भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है, साइंटिस्ट लोग भी एक्सेप्ट करता है कि एक इंटेलिजेंट फोर्स काम कर रहा है। अब उस नहीं, हाँ, इंटेलिजेंट से क्या मतलब है? इंटेलिजेंट मतलब कि एक कॉन्शियस बीइंग। कॉन्शियस भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन इंटेलिजेंट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इंटेलिजेंट इसलिए बोल सकते हैं, तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क तो बताइए फिर। इंटेलिजेंट का मतलब ये हुआ दादा कि इतने सारे जो प्रोसेस हैं नेचर में, उन प्रोसेस को वो सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, हारमोनियस वे में फंक्शन करा रहा है, जिसके वजह से मतलब ये अर्थ पूरा डेवलप हुआ है, इस पे इतने सारे जीव जंतु डेवलप हुए हैं, इतने सारे पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, सब कुछ इतने सिस्टमेटिक वे में डेवलप हुआ है। हम जैसे इंसान इस धरती पर डेवलप हुए हैं, जो ये सब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ है, इस इवोल्यूशन के पीछे एक इंटेलिजेंट फोर्स काम कर रहा है, उसी चीज को आप चेतना नाम देना चाह रहे हैं, दे सकते हैं। मैं ऐसा इस पॉइंट नहीं, मैं देना नहीं, मैं तो खुद दादा, मैं तो सवाल ही कर रहा हूँ ना। मुझे तो अगर पता होता तो मैं कुछ कहता, लेकिन मैं तो खुद ही अभी
मैं तो सवाल ही कर रहा हूँ, मैंने आपसे कंफर्म हो के तो कुछ भी नहीं था। हाँ, तो मैं इस चीज से उसको, जिस चीज को आप चेतना बोल रहे हैं उसी चीज को मैं इंटेलिजेंट फोर्स बोल दे रहा हूँ। इंटेलिजेंट फोर्स बोलने से ये फायदा है दादा कि हम्म। जैसे चेतना बोलेंगे ना, तो चेतना से संबंध फिर आत्मा का आ जाएगा, फिर परमात्मा का आ जाएगा, फिर लोगों के अंदर जो हम्म। दिमाग में बैठा हुआ है अंधविश्वास, वो सब चलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम्म। आप इंटेलिजेंट फोर्स नाम दे देंगे, तो लोग फिर हम्म। दुबक जाएंगे, तब वो बोलेंगे कि हाँ यार छोड़ो, ये आत्मा परमात्मा वाली बात नहीं है। एक्चुअली गौतम बुद्ध ने क्यों ये सब डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं यार, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, कोई भगवान भगवान नहीं है। हम्म। ये लोगों के जो हम्म। मानसिकता में बैठा हुआ है ना, हम्म। प्रेयर करने का, अपनी जो ख्वाहिश है, हम्म। अपनी जो इच्छा है, उसको उससे हम्म। प्रेयर करके मांगने का, जो भी तकलीफ हम्म। है लाइफ में उस तकलीफ को दूर करने का, गौतम हाँ। बुद्धा को लगा कि यार ये सब नॉनसेंस है। इसलिए इन सबके हम्म। दिमाग से पहले तो ये नॉनसेंस को निकालना है, इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि नहीं, आत्मा परमात्मा जैसी हम्म। कोई चीज नहीं है। तो मैं भी हम्म। यही कोशिश कर रहा हूँ कि और सचमुच ये बात सही हम्म। है कि आप सिर्फ हम्म। प्रेयर करेंगे तो आपका जो हम्म। प्रॉब्लम है वो दूर नहीं होने वाला है। नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ, प्रॉब्लम दूर होता है, क्योंकि नहीं बहुत सी प्रॉब्लम। हाँ हाँ दादा, बहुत सी। अच्छा बताइए तो। दादा, अब हम लोग टॉपिक से कहीं जा रहे हैं हाँ, नहीं तो आप वो जो दावा कर रहे हैं ना, वो दावा आपका भी इतना दुरुस्त है कि नहीं, वो भी थोड़ा समझना चाहिए। बात ये है दादा, कि दादा एक मिनट, हाँ, तो ये कहना चाह रहे सारी। हैं कि हम अपना जो प्रॉब्लम है, चाहे वो फैमिली हम्म। प्रॉब्लम हो, चाहे गरीबी बेरोजगारी वाला प्रॉब्लम हो, चाहे हम्म। ऑफिस वाला प्रॉब्लम हो, चाहे शेयर हम्म। मार्केट का प्रॉब्लम हो, बिजनेस का प्रॉब्लम हो, चाहे स्पोर्ट्स हम्म। पर्सन है तो स्पोर्ट्स का कोई प्रॉब्लम हो, तो ये सब हम्म। प्रॉब्लम को हम प्रेयर करके, एक हम्म। अदृश्य शक्ति से प्रेयर करके, या दृश्य शक्ति हम्म। लाइक कृष्ण, गौतम बुद्धा, महावीर, हम्म। ये सब जो हम्म। जिनको हम भगवान मानते हैं, उनसे प्रेयर हम्म। करके हम अपने प्रॉब्लम को दूर कर हम्म। सकते हैं। आप ये बोलना चाह रहे हैं सिर्फ प्रेयर करके? हाँ, मैं मैं ये कह रहा हूँ हम्म, कि आप प्रेयर करते हैं, मैं प्रेयर नहीं करता हूँ। आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। आई डोंट केयर, जितना प्रॉब्लम मैं दूर करना है कर लिया हूँ लगभग। नहीं नहीं, ऐसे अभी अभी कोई अब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। मोस्टली नॉट, मतलब 99%। अरे देखिए, फिर वही वाली बात, 99%। अब हाँ, ये देखिए दादा, कितनी अनसाइंटिफिक बात की है आपने यहाँ पर, कैसे? कि 99% कह के भी आपने बहुत अनसाइंटिफिक बात की है। कैसे? हाँ। अनसाइंटिफिक तो मत अब बोलिए, इलॉजिकल बोल सकते हैं, अनसाइंटिफिक नहीं, नहीं कहा। अरे अरे तो दादा, लॉजिकल हो या अनसाइंटिफिक हो, एक ही बात है ना, नहीं लेकिन नहीं 99% साइंस का क्योंकि साइंस साइंस। साइंस का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, तो मैं अरे ये बोलना चाह रहा हूँ कि इधर मैं, सुनिए, इधर सुनिए, इधर सुनिए हाँ दादा, बोलिए। साइंस से रिलेटेड नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहा तो है ये। कई बार हम जो लॉजिक देते हैं वो बड़े साइंटिफिक लिखते हैं हमको, यानी कि लॉजिकल होते हैं। हाँ, तो लॉजिकल और बोल कई सकते बार हैं। हम ऐसी बात कह देते हैं अपनी कोई बात को सिर्फ बताने के लिए, वहां पर इस तरह गड़बड़ियां हो जाती हैं, जैसे कि अभी आपने की 99% आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बोलिए सही आगे। है, इसका मतलब समझे आप? क्या 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 समझे? इसका मतलब है कि टोटल प्रॉब्लम के बारे में आपको पता है, उसमें से 99% आप सॉल्व कर चुके हैं, 1% रह गई है बस, उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। हाँ, आगे बढ़िए। हाँ हाँ, तो ये आप कैसे कह सकते हैं? आपको क्या टोटल 100% सारी प्रॉब्लम के बारे में मालूम पड़ गया है? मैं क्यों जानूँ सभी प्रॉब्लम के बारे में? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब आपको पता नहीं है तो फिर ये 99 नहीं कह सकते ना तो वहां मैं पर आप। अपने लिए बात कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ, आपके लिए भी, अरे आपके लिए ही मैंने पूछा हाँ, कि ये जो है, जब तक आपको अपनी टोटल प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता होगा कि टोटल प्रॉब्लम इतनी है, बस दैट्स ऑल, उसमें से 99% आपकी सॉल्व हो चुकी है, 1% ये वाली बची है, तभी तो आप कह सकते हैं ना 99% जब टोटल प्रॉब्लम आपको पता हो। हाँ, तो मुझे मुझे पता है, पूछिए क्या? हाँ, तो कौन सी प्रॉब्लम रह गई है? कौन सी प्रॉब्लम रह गई है आपकी? क्या यानी खत्म कि हो आपने गया है? क्या खत्म हो गया है वो हैं? जानने में इंटरेस्ट नहीं है, क्या रह गया है वो जानने में इंटरेस्ट है आपको? हाँ हाँ, तभी तो मालूम पड़ेगा। दादा, जैसे कि वो प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम यार किसको बोलते हैं? जैसे कि अभी देखिए, मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता हूँ, तो अब मैं सोचता हूँ एक घर खरीदना चाहिए, तो इसको शायद एक हम्म। प्रॉब्लम के रूप में देख सकते हैं।
और तो कुछ नहीं, अगर 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 आप चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा एक प्रॉब्लम है। हाँ हम्म। हाँ, तो तो ये वो देखिए वहां पे ऐसा नहीं है कि मैं तकलीफ में हूँ, तकलीफ में तो नहीं हूँ ना। हाँ हाँ, मैं कब कह रहा हूँ भाई, आप ही बता रहे हो ना। नहीं तो आपने ये उदाहरण भी आपने ही दिया है, मैंने तो नहीं दिया है। हाँ, तो आपको मैं कहाँ बोल रहा हूँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम अपना सॉल्व कर लिया हूँ। थोड़े बहुत हाँ है प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम की वजह से मैं कोई ज्यादा परेशानी में नहीं हूँ। ये मेरा बोलने का मतलब था, 99% तो बोलने का मतलब। हाँ, हाँ मतलब प्रॉब्लम तो है और ज्यादा प्रॉब्लम है, एक आप एक नहीं बची है। हाँ, प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम से मैं कुछ ज्यादा अफेक्टेड नहीं हूँ कि मुझे रात की नींद दुश्वार हो गया है, दिनों भर माथा पकड़ के बैठा हुआ हूँ। ऐसा कुछ हालत में नहीं हूँ, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। मतलब लाइफ को मैं एंजॉय करते हुए जी रहा हूँ, ये ऐसे इसको समझ लीजिए। बाकी मैं ये सही बोल है, सकता हूँ कि मैं 100% बिल्कुल प्रॉब्लम फ्री हो गया हूँ। जी दादा, ये बोल। ऐसा नहीं है ना। नहीं। हाँ, तो ऐसा कोई वो